वेलकम टू अवर चैनल 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में। देखो, हमारे पास बात चल रही थी रेडॉक्स पोटेंशियल की, बात चल रही थी ऑक्सीकरण व अपचयन में। ठीक है, देखो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही रेडॉक्स विभव, रेडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है उसके बारे में बताया था। आज हम देख रहे हैं जो ये रेडॉक्स पोटेंशियल है, रेडॉक्स विभव है, इसके क्या उपयोग हैं, इसके क्या क्या यूज हो सकते हैं वो हम देख रहे हैं। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। तो रेडॉक्स विभव के उपयोग देखते हैं हम। तो सबसे पहला उपयोग क्या है? सबसे पहला उपयोग है ऑक्सीकारक व अपचायक की आपेक्षिक सामर्थ्य की तुलना, ठीक है, हमको क्या करना है? कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट। ठीक है, हमारे पास ऑक्सीकारक है और अपचायक है, उनकी जो स्ट्रेंथ है उसकी हमें तुलना करनी है, कंपैरिजन करना है। ठीक है, कंपैरिजन करने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ऑक्सीकारक क्या होता है, अपचायक क्या होता है। देखो, अगर हम बात कर रहे हैं प्रबल ऑक्सीकारक की, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट की, प्रबल ऑक्सीकारक की, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट की, देखो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट वो है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सके। ठीक है, ध्यान रखना, ये ऑक्सीडेशन नहीं है, ऑक्सीकरण नहीं है, ऑक्सीडेंट है, ऑक्सीकारक है। ठीक है, तो देखो ऑक्सीडेंट क्या हो गया? कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट कौन सा हो गया? जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सके। ठीक है, आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सके, वो हमारे पास क्या होता है? ऑक्सीकारक होता है। ठीक है, अब बात आती है अपचायक की, यानी कि रिडक्टेंट की। किसकी? रिडक्टेंट की। रिडक्टेंट क्या होता है? तो रिडक्टेंट आपको पता है, जो ये है ऑक्सीकारक, इसका क्या होगा? अपोजिट होगा। ठीक है, तो जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर सके। ठीक है, आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे, वो हमारे पास क्या होता है? अपचायक होता है, रिडक्टेंट होता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेंट कौन सा है? जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सके, और अपचायक कौन सा है? जो आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सके। ठीक है, अब देखो यहां होता क्या है? कौन सा पदार्थ कितना अपचायक होगा, कौन सा पदार्थ कितना अपचायक है या ऑक्सीकारक है। ठीक है, कोई भी पदार्थ कितना ऑक्सीकारक है या कितना अपचायक है, वो हमको किससे पता लगता है? वो हमको रिडक्शन पोटेंशियल से पता लगता है, अपचयन विभव से पता लगता है। जो कल हमने श्रेणी बनाई थी ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसमें जो हमने वैल्यू लिखी थी, लिथियम से जो शुरू हुई थी, फिर हाइड्रोजन, फिर उसके बाद नीचे एलिमेंट थे, तो उसमें हमारे पास क्या थे? जो वैल्यू थी ना, उन वैल्यू से हमको पता लगता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट कौन सा है, अपचायक कौन सा है, और ऑक्सीकारक कौन सा है, उससे हमको पता लगता है। ठीक है, अब आप कहोगे सर कैसे पता लगता है? ठीक है, तो जैसे हम मान लीजिए हमारे पास कोई रिएक्शन है, कौन सी? हमारे पास है लिथियम। ठीक है, लिथियम है, लिथियम क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है। ठीक है, ऐसे कुछ है। ऐसे ही हमारे पास पोटेशियम है, पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और किस में बदल जाता है? प्लस में बदल जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो इसके अपचयन विभव का मान होता है और इसके अपचयन विभव का मान होता है, वो कितना कितना होता है? लिथियम को तो मैंने आपको बताया था, लगभग -3.04 होता है,
और इसका -2.93 होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम ना। एग्जाम्पल में क्या है, लिथियम का जो अपचयन विभव है, रिडक्शन पोटेंशियल है, वो कितना होता है -3.04, और जो पोटेशियम है उसका कितना होता है E0 -2.93। इतने क्या होते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल होते हैं, अपचयन विभव होते हैं। ठीक है, प्रथम जो अभिक्रिया है ना, जो हमारे पास फर्स्ट अभिक्रिया है ये वाली, इसकी E0 वैल्यू यानी कि इसके रिडक्शन पोटेंशियल का मान ज्यादा नेगेटिव है। ठीक है, इसका मान क्या है, ज्यादा नेगेटिव होगा। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ज्यादा नेगेटिव होगा तो क्या होगा, देखो लिथियम का मान पोटेशियम की तुलना में अधिक ऋणात्मक है। आप कहोगे अधिक ऋणात्मक है तो क्या होगा, देखो अधिक ऋणात्मक है, अधिक नेगेटिव है, तो ये क्या होगा, प्रबल अपचायक होगा। ठीक है, प्रबल अपचायक होगा। ठीक है, इसकी तुलना में लिथियम क्या है, प्रबल अपचायक होगा, प्रबल रिडक्टेंट होगा। अर्थात जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थी उसमें लिथियम अपने से नीचे वाले एलिमेंट का क्या कर देगा, रिडक्शन आराम से कर सकता है। ठीक है, तो इसकी सहायता से हम ये पता लगा सकते हैं, कंपैरिजन की तुलना कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके और भी उपयोग है। कौन कौन से उपयोग, वो हमें पढ़ना है। इसको मैं मिटा देता हूं। रेडॉक्स अभिक्रियाओं के प्रयोगशाला में होने की संभावना ठीक है, देखो कोई भी रेडॉक्स अभिक्रिया, कोई भी रिएक्शन लैब में हो सकती है या नहीं हो सकती। लैब में उसके होने की पॉसिबिलिटी कितनी है वो हम किसकी सहायता से पता लगा सकते हैं, जो हमारे पास रेडॉक्स पोटेंशियल है ना, अपचयन विभव है, उनकी सहायता से हम आसानी से पता लगा सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन हो सकती है और कौन सी रिएक्शन नहीं हो सकती। ठीक है, तो वो हम किसकी सहायता से पता लगा सकते हैं, जो हमने कल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज निकाली थी उसकी सहायता से। ठीक है, अगर देखो हमारे पास जो E0 है, E0 का मान, E0 सेल का मान वैल्यू 0.6 या उससे अधिक है, तो अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। ठीक है, अगर हमारे पास E0 सेल की वैल्यू 0.6 या उससे अधिक है तो रिएक्शन क्या हो जाती है, हमारे पास कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, आराम से हो सकती है, प्रयोगशाला में, लैब में आराम से हो सकती है। लेकिन यदि E0 का मान 0.6 से कम है तो, ठीक है, लेस देन 0.6, तो हमारे पास क्या होगा, 0.6 से कम है तो अभिक्रिया संपन्न हो भी सकती है और नहीं भी। अभिक्रिया संपन्न हो भी सकती है और नहीं भी। ठीक है बच्चा, तो ये इसका क्या हो गया, दूसरा यूज हो गया। क्या हो गया कि अगर हमारे पास E0 की वैल्यू 0.6 से अधिक है तो अभिक्रिया निश्चित रूप से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास 0.6 से वैल्यू नीचे है तो अभिक्रिया के होने के चांस है भी और नहीं भी, यानी कि अभिक्रिया संपन्न हो भी सकती है और नहीं भी। इसमें हम कंफर्म नहीं कह सकते जब 0.6 से नीचे है।
तो 0.6 से ऊपर कंफर्म कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम पता भी लगा सकते हैं कि कौन सी अभिक्रिया के होने के चांस हैं और कौन सी अभिक्रिया के चांस नहीं हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गए, इसके यूज हो गए। इसके 2 यूज और हैं, ठीक है, उनके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आज क्लास थोड़ी कम देर की रहेगी, तो सिर्फ आज मैं इतना ही पढ़ाऊँगा, है ना, कुछ कारणों से कम देर की है क्लास। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी काम कल की क्लास में देखेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।